Hi students, welcome back to our channel. I am Smriti Gautam from Divine Institute for Judicial Services. In this video, we will be talking about the PUBLLB third semester detailed syllabus. So just like the other two जो आपने previous video में देखे हैं, उन्हीं की तरह 6 subjects आपके पास रहेंगे third semester में भी बाकी semesters की तरह ही, which are History 3, Sociology 2, Economics 1, English 3, Constitutional Law 1 and Family Law 1. So 2 subjects of law and 4 from BA would be there. Let's have a look at the pattern. बाकी सभी एग्जाम्स की तरह जो एग्जामिनेशन पैटर्न है that will be common for all the papers, that is 100 marks in total, out of which 80 marks are given to external examination and rest of the 20 marks are of internal assessment. जो आपका division है इस तरीके से है. MSTs आपके रहेंगे 10 marks के, then 5 marks are given to project and assignments, and then presentation carries 5 marks. Let's have a look at your syllabus. So starting with History 3. हिस्ट्री जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सो दैट यू कैन हैव द डेवलपमेंट इन योर माइंड दैट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और जो हमारे आज लॉज हैं, द करंट लेजिस्लेशन, व्हाट वाज द नीड एंड ऑब्जेक्टिव टू इनैक्ट दोज लेजिस्लेशन. सो सबसे पहले सेक्शन ए बात करता है हमारा द ब्रिटिश रूल इन बंगाल. बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा उस टाइम पे. द ब्रिटिशर्स they were governing all the country, almost all the area. So क्या उनकी administrative policies थी, we will study in detail in section A. Then in section B talks about subsidiary alliance system, Dalhousie की policies, and then the most important thing in the history, the revolt of 1857. उसके पीछे क्या कॉजेज थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे 1857 का रिवोल्ट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक टाइम पे अलग अलग एरियाज से पूरे कंट्री के लोग अवेयर हुए थे अपने राइट्स के बारे में, एंड दे वर अवेयर दैट द इंडियंस वर बीइंग सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट सेक्शन सी में फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. नेशनलिज्म क्या होता है आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. देन डिफरेंट मूवमेंट्स, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब सोसाइटी के एक जो पार्ट्स हैं ये कुछ सोसाइटी के, इस बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन सेक्शन डी टॉक्स अबाउट योर डिफरेंट मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट्स इन 1920s. जो पीजेंट क्लास थी हमारी सोसाइटी की, लाइक as always our society has been divided into different sections. तो जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे उनका मूवमेंट क्या रहा, उन्होंने अपने राइट्स के बारे में जब अवेयरनेस गेन की तब उन्होंने मूवमेंट चलाए. राइज एंड रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का क्या रोल रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी in section D, and particularly women's role in the freedom struggle. There were so many women freedom fighters जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है. तो this is what that will make you different from other people. You will know everything in detail here. Next your subject is sociology 3. इससे पहले semester 1 and semester 2 में आपने sociology पढ़ा है. Then this is the third part of the same subject in semester 3. इसमें आप थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस वर्ड जेंडर एंड सेक्स. ये सुनने में बहुत सिमिलर लगता है, लेकिन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू हैव टू गेन दी इन डेप्थ नॉलेज, और एक्यूरेसी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि जो आपके पास नॉलेज है वो करेक्ट है इन्फॉर्मेशन जो है. तो आप इसमें सेक्स, जेंडर एंड मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर रोल्स, ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी में फैमिली का क्या रोल है, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में विल स्टडी इन डिटेल. देन सेक्शन बी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स. फेमिनिज्म, ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुना होगा, देखा होगा. हर पर्सन की आज की डेट में दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर दिस टर्म फेमिनिज्म. बट अगेन बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको इसकी सही डेफिनेशन जाननी है. उसके लिए ये कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं हमारे इस सिलेबस में जो इनकलकेट किए गए हैं. दिस इज़ फेमिनिज्म. हिस्ट्री क्या रही है फेमिनिज्म की, और अलग अलग थ्योरीज के थ्रू आपको बताया गया है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ. वर्ल्ड वाइड इस
कॉन्सेप्ट की ग्रोथ कैसे हुई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट, अलग अलग पॉलिटिकल सोशल थिंकर्स की थ्योरी आप इसमें सेक्शन डी में पढ़ने वाले हैं अबाउट फेमिनिज्म। देन सेक्शन सी, सॉरी इट वाज सेक्शन बी, सो कमिंग टू सेक्शन सी, कंटेम्प्ररी इश्यूज, आज की डेट में क्या इश्यूज हैं जो आपको ऑलरेडी पता तो हैं, लेकिन अगेन उनके लीगल एस्पेक्ट को यहाँ पर हम जानेंगे, जो कि आपका जेंडर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन साइबर क्राइम्स और मस्ट हैव फेस्ड साइबर क्राइम्स इन योर लाइफ, बट मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड, क्योंकि हमें उनके बाद की लीगल रेमेडी नहीं पता है कि व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक। सो आप ये लॉ डिग्री कर रहे हैं, इसका यही बेनिफिट है कि आपको अपने लिए रेमेडीज़ का पता हो, दैट यू कैन एक्सरसाइज दोज रेमेडीज एंड दोज राइट्स, और आप किसी और की भी हेल्प कर सके आफ्टर बीइंग अ लॉयर एंड इवन बिफोर बीइंग अ लॉयर। इसीलिए साइबर सोसाइटी, साइबर क्राइम्स, ये सब आपके लिए पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Then talking specifically about the sexual harassment of women at workplace with reference to this Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013। पिछले डेकेड में काफ़ी सारे लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं रिगार्डिंग दी विमेन ओरिएंटेड क्राइम, सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, तो ये सब विल हैव टू स्टडी इन डिटेल हियर। देन कमिंग टू सेक्शन डी, लेजिस्लेशंस। अब इंडिया की बात ही हमने की, देन सच क्राइम्स हैव बीन हैपनिंग, दे आर बीइंग committed against women on a worldwide level. Such people are everywhere in the world. So international perspective क्या है women rights का, वो हम section D में पढ़ेंगे। What does this UDHR, Universal Declaration of Human Rights, says about it? Then we have different conventions regarding women rights, क्योंकि women rights भी human rights का ही एक aspect है, एक part है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, और अगर आपके पास +1 +2 में कॉमर्स आप बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम पे। तो सेक्शन ए, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लॉ में, तो इंट्रोडक्शन रहेगा आपका सेक्शन ए में, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सेक्शन ए में रहेगा। देन सेक्शन बी, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ मार्केट आपके पास रहेगा, मोनोपोली के बारे में यू विल हैव टू स्टडी, दिस इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, सेक्शन बी। Section C, this is macroeconomics. Most of you already know economics has two branches, micro and macro. So section C में आपका macroeconomics है, circular flow of income. Then again theories of income. इस section में आपका थोड़ा सा numerical part भी रहने वाला है. You'll have to solve some numericals which will require some basic understanding of math, जो कि आपके पास already है. Then section D, हम ये टर्म्स अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, बट अगेन इन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है और लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या इनके मीनिंग रहेंगे, मनी, डेफिनेशन, टाइप्स एंड फंक्शंस एंड इन्फ्लेशन। सॉरी, आप सबको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके बारे में क्या कॉजेज रहते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज रहते हैं इन्फ्लेशन के, यू विल स्टडी इट हियर। देन विल स्टडी ऑल्सो स्टडी अबाउट द सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स। देन कमिंग टू इंग्लिश 3, ये थर्ड सेमेस्टर में आपके पास फिर से इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इट इज़ मोर अबाउट द लिटरेचर पार्ट ओनली। सेक्शन ए इज द रेलेवेंस ऑफ लिटरेचर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। देखिए, लॉ स्टूडेंट की हैबिट अगर डेवलप हो रीडिंग, सो इट इज़ गुड फॉर देम। तो लिटरेचर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी में अपेरेंट होगा, वो दिखेगा, तो इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल टू रीड एंड रीड मोर। Then coming to section B, it contains translation. Then section C में there is a book Outsider written by Albert Camus and translated by Joseph Larido. So ये book आपके पास इसमें पढ़ने को रहेगी. Then section D again third part of this book called Promising Pleaders, जो आप अपने semester 1 and semester 2 में भी पढ़ते आए हैं. Next we have Constitutional Law 1. Constitutional law जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में ही काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है. वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है हमारी कंट्री का, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन डिटेल. तो यहाँ पे
सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट नो द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की ज़रूरत कैसे हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया, कितना टाइम लगा, क्या कमिटीज़ थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। इसे क्यों कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग्स? बिकॉज अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। तो आपके फीचर्स रहेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ नोन एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोडिफाइड लॉ है। आप एक ही इनैक्टमेंट में, एक ही लेजिस्लेशन, आई वुड से एक ही डॉक्यूमेंट में आपको ये इनैक्टमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आई कैन से देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको अलग अलग प्रेसिडेंट्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल्स की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें कोडिफाई किए गए हैं। देन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बेरोबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। ये केस आपका लैंडमार्क रहेगा इसमें। देन सेक्शन बी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में वी हैव फंडामेंटल राइट्स, दोज राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड एंड एक्सरसाइज अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट हैज़ टू इंश्योर कि किसी सिटीजन का, किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट क्या है, कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। दिस इज़ गिवन इन आर्टिकल 12 एंड देन आर्टिकल 13, जिसमें आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, अलग अलग आपके डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं। देन आर्टिकल 14 से आपके फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर भी अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये अपने लॉ अपने आप में ही इतना वाइड कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेंगे जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, legitimate expectation, and many more. Many concepts are there which you will have to study in detail. Then these are very important judgments. M. Nagaraj versus Union of India and Justice K.S. Puttaswamy. ये cases आप ज़रूर इनको डिटेल में पढ़िए so that you can develop the legal prudence जो required है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को समझने के लिए। सेक्शन C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें जैसे कि पिछले सेक्शन में हमने आर्टिकल 14 से 18 पढ़ा। देन वी हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20 से 22 आपके पास रहेगा। इसमें कुछ नए प्रिंसिपल्स और नए कंसेप्ट्स इंसर्ट किए गए हैं आपके सिलेबस में, लाइक गे राइट्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, जो आजकल के बर्निंग टॉपिक्स है। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, लाइक द सेम सेक्स मैरिजेस, इस पे हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे टॉपिक्स पर आप जब लीगल प्रूडेंस डेवलप करेंगे तो यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज इन द करेक्ट एंड एक्यूरेट वे। देन वी हैव राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका इनैक्ट हुआ था 2009 में, उसको आप पढ़ेंगे। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, these are some concepts under these articles, forced labor, child employment and human trafficking इसमें आ जाता है। then some religious rights, we have religious and cultural rights. the important judgments are नवतेज सिंह जौहर, जिसमें सेक्शन 377 पार्शली स्ट्रक डाउन किया गया था। दिस इज रिलेटेड टू योर LGBTQ कम्युनिटी राइट्स। देन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था बैक इन 2018। देन सेक्शन D टॉक्स अबाउट द रिट्स। वी हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स, जो कि आप आर्टिकल 32 के अंदर यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, एंड अंडर आर्टिकल 226 यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट रिगार्डिंग दिस रिट पिटिशन। ये फाइल करके आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कोर्ट्स में। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंसर्टेड हैं कि इन प्रिंसिपल्स के बेस पर स्टेट जो है वो पॉलिसीज़ बनाएगी, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इस तरीके से चलेगा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यू कैन से। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, बट विद एवरी राइट देयर हैज़ टू बी अ ड्यूटी। हम इंडियन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी ऑल मस्ट फॉलो द ड्यूटीज़ विच आर प्रोवाइडेड देयर।
Then again some landmark judgments. Then coming to your last subject for semester 3, that is family law 1. इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स दिए हैं थोड़ा बाइफर्केट करके. देन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ. सेक्शन ए में दिया गया है हिंदू लॉ क्या है, वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे ओरिजिनेट हुआ. सिंस द इंसेप्शन ऑफ सिविलाइजेशन लॉज या रूल्स हमारे पास थे, बट नाउ करेंटली दे आर इन कोडिफाइड फॉर्म. वो हमें पढ़ना है क्या ज़रूरत थी लॉज को कोडिफाइड फॉर्म में लेके आने की, क्या ज़रूरत थी उनको इनैक्ट करने की, और सोर्सेज क्या रहे हैं आपके हिंदू लॉ के, मॉडर्न एंड एंशिएंट सोर्सेज. मेनली हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस ही हिंदू लॉ के सोर्सेज रहे हैं, बट नाउ वी हैव अदर सोर्सेज लाइक प्रेसिडेंट्स एंड वी हैव स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा एंड दया भागा. इनके कॉन्सेप्ट्स पे डिफरेंट एरियाज में हिंदू लॉ अप्लाई किया जाता है. देन मैरिज एंड डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट and conditions of marriage and consequences of violation of these conditions. This you will study in section A. Then section B is a wide section जिसमें आप different concepts पढ़ेंगे like matrimonial remedies, divorce इसमें आएगा आपका, judicial separation, काफ़ी सारे topics इसमें cover होते हैं आपकी, maintenance, alimony, then permanent alimony and then custody of children. There are many topics which will be covered in section B. Then these are the important judgments, Saroj Rani and this Sanjay Kumar Sinha. Coming to section C, marriage and divorce under Muslim law. Muslim law के बात अगर हम करें तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बेस पर ही मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम लॉ आज भी अप्लाई किया जाता है. तो उसमें क्या प्रोविजंस हैं मैरिज के लिए, द टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर, क्या कंडीशंस हैं कि whether a Muslim can marry a non-Muslim and if he does so what are the consequences of that, or whether that marriage will be regular or irregular or void. ऐसे कुछ questions हैं जिनके आंसर आपको ये concepts पढ़कर ही मिलेंगे. Then Shamim Ara versus State of UP and Shaira Bano versus Union of India. These are the most important judgments. You cannot skip these judgments while studying Muslim law. The last section, section D, मैरिज एंड डिवोर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट, सो इस सेक्शन में आपके डिफरेंट लेजिस्लेशंस कवर किए गए हैं. स्पेशल मैरिज एक्ट, फैमिली कोड्स एक्ट एंड मैरिज एंड डिवोर्स अंडर पंजाब कस्टमरी लॉज. पंजाब एरिया में, नॉर्थ इंडिया में कस्टमरी डिवोर्सेस का कॉन्सेप्ट है एंड कस्टमरी मैरिज, फॉर एग्जांपल चादर अंदाजी, एंड देयर आर सेवरल अदर कस्टम्स जिनके थ्रू आपका डिवोर्स भी हो जाता है, जस्ट लाइक पंचायती डिवोर्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट ऑलरेडी. And this is the latest judgment, Gangadharan versus State of Kerala 2006. So this was all the detailed syllabus of your semester 3 of BLLB course, and we'll be coming up with more such videos. Thank you for watching.